हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स का जो हमारा लेसन नंबर 2 है। लेसन क्या हमारा 2 है और उसका शीर्षक का क्या नाम है, गति। ठीक, उसका पार्ट 1 है। आगे भी वीडियो मिलेंगे आपको कई पार्टों में। इसका हम लोग पूरा व्याख्या करेंगे। अब करना क्या है आपको, केवल वीडियो को आराम से देखते रहिए। इनमें जितने भी परिभाषिक शब्द हैं उन सबको हम लोग पूर्णतः व्याख्या करेंगे। अब आपके एग्जाम में जो भी पूछने वाली क्वेश्चन होगी उसका भी इंडिकेट करते चलेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपको करना क्या है समझ रहा है ना, केवल वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। सबसे पहले यूं समझिए कि चैप्टर का नाम क्या है, गति। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गति किसे कहते हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि गति किसे कहते हैं तो क्या बताओगे। देखिए समझिए इसको, गति का मतलब होता है चलना, आपके स्थिति में परिवर्तन। अब समझिए, आप ट्रेन पर बैठे हुए हैं, ट्रेन पर क्या आप गति कर रहे हैं क्या? हाँ, गति कर रहे हैं। अगर गति नहीं कर रहे होते, गति नहीं कर रहे होते तो क्या समस्तीपुर से हम दिल्ली पहुंचे? नहीं पहुंचते। क्या यानी कहने का अर्थ है कि समस्तीपुर स्टेशन, उसकी पटरियों, इसकी अपेक्षा हम गति में थे। हमारी स्थिति में क्या हो रही थी, परिवर्तन हो रही थी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि हम तो चल नहीं रहे थे, चल कौन रहा था, ट्रेन चल रहा था। कौन चल रहा था, ट्रेन। हम लोग तो बैठे हुए थे ट्रेन में। क्या उस बॉडी जो उसका डब्बा है उसकी अपेक्षा हम लोगों के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। हम जिस डब्बे पर बैठे हुए थे, जिस सीट पर बैठे हुए थे, वैसे बैठे बैठे पहुंच गए मुजफ्फरपुर, ना पहुंच गए। तो ये क्या हुआ, हमारे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस समय डब्बा की अपेक्षा हम विराम में थे, लेकिन पटरी की अपेक्षा हम गति में थे। क्लियर है? तो आप तो समझ गए कि भाई गति का मतलब हुआ स्थिति में परिवर्तन। उसमें सट मत जाइयो। गति का मतलब अब समझते हैं कि सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि विराम क्या है, तब विराम का मतलब होता है रुका रहना। विराम का मतलब रुका रहना या रुका होना। अब मान लीजिए ये कलम है, हमारे हाथों में पड़ी हुई है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं आता है, तो ये हुआ विराम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विराम। कोई दिक्कत इसकी स्थिति में। लेकिन कब, किसी दूसरे वस्तु को इंडिकेट कीजिए और उसके सामने में, जैसे मान लीजिए एक किताब हमने ये रखा और ये कलम हमने रखा। अभी दोनों की अपेक्षा में अगर देखेंगे तो इस वस्तु के सापेक्ष ये रुका हुआ है, इसमें कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विराम। अर्थात विराम की परिभाषा, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, माने उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बिल्कुल जैसा है वैसा रह गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विराम में कहेंगे। जैसे एक उदाहरण, कमरे की खिड़की लीजिए, एक टेबल लीजिए, एक दीवार लीजिए, पेड़ लीजिए, वो जैसा है वैसा है, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है ना, तो इसको कहेंगे हम लोग विराम। क्लियर? अब आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा कि विराम किसे कहते हैं। विराम का मतलब हुआ रुका होना, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होती है। जब कोई वस्तु कहीं रहती है और उसके स्थिति में कोई बदलाव नहीं आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग विराम कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आशा करते हैं समझ गए। अब चलते हैं, दूसरा हमारा है गति। गति किसे कहते हैं, ठीक इसी का उल्टा। गति ठीक इसी का, किसी वस्तु की अपेक्षा, किसी वस्तु की अपेक्षा अगर हमारे स्थिति में परिवर्तन हो रही है या किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गति बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए जैसे हम अभी बताए कि एक पटरी है, पटरी नहीं गति कर रही है, लेकिन उसके ऊपर डब्बा जो है ना वो क्या कर रही है, गति कर रही है। रेल का चक्का क्या रहा, चल रहा है, तो वो जा रहा है ना, तब पटरी रुकी हुई है, वो विराम में है, लेकिन रेल क्या रही है, चल रही है। तो रेल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वो क्या है, गति में है। क्लियर? तो एक वस्तु की अपेक्षा समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव ना हो तो विराम, एक वस्तु की अपेक्षा वस्तु के स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है समय के साथ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गति। ठीक है, तो गति किसे कहते हैं समझ गए, और विराम किसे कहते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं,
तो विराम हम समझ गए और गति समझ गए, तो गति कितने प्रकार के होते हैं इसको समझने के लिए चलिए आप सिलाई मशीन के पास, किसी दर्जी के यहाँ जाइए। आप जाते होंगे सिलाते हुए कपड़े में, तो वहां जब जाते होंगे तो देखते क्या होंगे कि वो जो है ना दर्जी अपनी पैंडल को ना पैर से नीचे ऐसे ऐसे दबा रहा है, ना दबा रहा है, उससे जुड़ा हुआ एक चक्का होता है, वो गोल गोल घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। सुई जो है ऊपर नीचे ऐसे टिक 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 मार रही है, नहीं मार रही है। और दर्जी जो है ना कपड़ा को एकदम सीधा घुसकाते जा रहा है, सिलाई होते जा रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब है भाई गति कई प्रकार की होती है। क्लियर है? तो गति के प्रकार, क्या प्रणाम को, गति के प्रकार की, गति कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो गति का प्रकार देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि द्रष्टव्य। द्रष्टव्य का मतलब हुआ कि कभी कभी आप देखेंगे कि वस्तु विराम में होती है लेकिन आपको गति में दिखाई देती है। वस्तु लगेगा कि विराम में है, वस्तु है विराम में लेकिन आपको गति में दिखाई देती है। कब? जब आप कोई रेलगाड़ी कोई बस पर बैठे होंगे, आराम से देख रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि सर के भाग रहा है पीछे की ओर, घर पेड़ पौधा सब पीछे की ओर भाग रहा है, और समस्तीपुर हमारा घरे तक आ गया, नहीं आ गया। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। हम लोग कभी कभी बस में यात्रा करते हैं, आगे बैठ जाते हैं, आगे बस वाला शीशा से जब सड़क को देखते हैं तो लगता है सर के पीछे दौड़ा जा रहा है। अब बसवा तो रुकल लगता है, नहीं, स्मूथ, घर पेड़ सब पीछे पीछे भागा जा रहा है, नहीं भाग रहा। ये क्या हमारा द्रष्टव्य है। गति कर रहा है कौन वास्तव में? बस गति कर रहे हैं हम, और दिखाई कौन पड़ रहा है? सड़क, दिखाई पड़ रहा है पेड़, दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इसको कहते हैं हम लोग द्रष्टव्य, यानी उल्टा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है। चलते हैं आगे। तो गति का प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे, गति कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है रैखिक गति। कौन है? रैखिक। अब आपसे कोई पूछे कि भैया रैखिक गति किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? कि जब वस्तु एकदम सीधी दिशा में नहीं चलती है ना, यानी रेखा पर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक गति। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है, एक सरल रैखिक और एक होता है वक्र रैखिक। यानी सरल का मतलब होता है सीधा और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जैसे मक्खी उड़ती है ना, मक्खी को उड़ते देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कौन कौन पकड़े हैं मक्खी को? इसमें देखिए बहुत सारे लोग उसको पोसने के लिए भी पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं। जैसे रजुआ जो है ना, वो देख रहे हैं ना, वो हाथ उठा रहा है, वो ना 2 दर्जन मक्खी पोसे हुए है। कोई अतिथि जब इसके यहाँ आता है तो उसको छोड़ देता है। ठीक है, चलिए आई किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है, ध्यान देंगे, यानी मक्खी जो है ना वो चलती है उड़ती है तो वो टेढ़ी मेढ़ी उड़ती है, नहीं उड़ती है, लेकिन उसकी गति होती है। लेकिन जब बंदूक से छोड़ी हुई गोली निकलती है तो बिल्कुल स्ट्रेंथ में चलती है, सीधा चलती है, नहीं चलती है। फिर उसी तरह से सीधी सड़क जो होती है, रेल मतलब पुल जो होता है, रेल पुल, वह नदी पर बनी होती है तो क्या होती है? सीधी होती है। रेल का पटरी पुल जो होता है वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, तो उस समय में वो क्या होती है? सीधी होती है। क्लियर है? तो आपने क्या समझा? रैखिक गति वैसी गति, रैखिक गति वैसी गति जिसमें कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर गति करती है। कहां चलती है? सीधी या वक्र रेखा पर। जैसे किसी पुल पर रेलगाड़ी की गति, बंदूक से निकली गोली, गुलेल, गुलेल समझ रहे हैं? गुलैती, गुलैती से छोड़ी गई नहीं मक्खी की गति, फुटबॉल खिलाड़ी की गति, ये सब क्या हमारा? रैखिक गति के उदाहरण है। इतना तक समझने में किसी को दिक्कत? तो रैखिक समझ गए, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा है वृत्तीय गति। भाई कोई पूछे आपसे, ए भाई बताओ हमें वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? तो लिखेंगे वृत्तीय गति जब कोई वस्तु अपने केंद्र के चारों ओर यानी वृत्त पर घूमती है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। माने केंद्र के चारों ओर ऐसे घूमेगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक ये वस्तु है और इसके केंद्र ये है, इस पर ये गोल 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 घूम रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वृत्तीय गति। क्लियर है? वृत्तीय गति समझ गए कि जब कोई वस्तु अपने केंद्र के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे उदाहरण के तौर पर हमने समझाया था आपको कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी उसके चारों ओर एक चक्कर लगाती है। इसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक चक्कर लगाती है। ऐसे गति को क्या बोलेंगे हम लोग? वृत्तीय गति। कोई दिक्कत? अब इसी गति में एक और गति होता है, वो आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए दोलनी गति। दोलनी गति क्या है? तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे माने केंद्र के आगे पीछे जब चलती है, हिलती डोलती रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दोलनी गति। जैसे झूले की गति
है ना। जब कोई वस्तु अपने निश्चित बिंदु यानी इसको मध्य बिंदु कह सकते हैं कि आगे और पीछे गति करती है, माने डोलती रहती है ऐसे ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे किसकी गति? झूले की गति। झूला तो झूले होंगे सब आदमी ना? नहीं, पहले हम लोग भी पेड़ में लगा लेते थे अमरूद उमरूद का पेड़ में झूलते थे। अब तो लगाएंगे कि अमरूद का टहनिए टूट जाएगा, इतना ना वजन हो गया शरीर में। नहीं, पहले हम लोग हल्का थे बचपन में, तब की बात कर रहे हैं। आप अरे टहनी टूट जाएगा, रस्सी तो छोड़िए। चलिए आई किताब की ओर। तो समझ गए कि दोलनी गति समझ गए। अब दोलनी गति का और उदाहरण है, जैसे घड़ी में देखेंगे, दीवाल घड़ी में बड़ी घड़ी रहती है, उसके नीचे वो पेंडुलम लगा होता है और उसमें कबूतर बैठा रहता है, नहीं रहता है। और जैसे घंटा पुड़ेगा तो मारेगा टन टन टन, तानिया उठो सुबह हो गई, वो बोलती है घड़ी। नहीं, बड़ी वाली दीवाल घड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है उसको घड़ी का क्या कहते हैं हम लोग? पेंडुलम। क्या कहते हैं हम लोग? तो ऐसी गति को हम लोग कहते हैं दोलनी गति। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हमारा है आवर्ती गति। आपसे कोई पूछे कि भाई आवर्ती गति किसे कहते हैं, तो वैसी गति जो समय के साथ अपनी गति को क्या करती है? दोहराती है। एक समय, निश्चित समय में अपनी गति को दोहरा लेगी, तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्ती गति। जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक सूर्य है और उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, कितने दिन में गति को दोहराती है? 365 दिन में। एक आपने देखा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, 28 दिन में चक्कर पूरा कर लेती है। ये कौन गति हो गया? इसी तरह से झूला की गति कौन हो गया हमारा? दोलनी गति है, लेकिन आवर्ती गति में भी आएगा क्योंकि समय के साथ वो दोहरा लेती है गति ना, जाएगी फिर एक समय में आ जाएगी वापस, फिर चली जाएगी। नहीं, ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे उसकी गति कम हो जाती है, वो अलग सी बातें हैं। लेकिन अगर पहले या दूसरे अगर अंतराल की बात करें तो एक निश्चित समय में वो अपनी गति को क्या करती है? दोहराती है। तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्ती। माने उसमें समय रहेगा, समय के साथ दोहराएगा। क्लियर? तो आपने अभी तक क्या समझा कि पहले दोलनी गति, आवर्ती गति, क्लियर, रैखिक गति और वृत्तीय गति। चलते हैं आगे, थोड़ा सा हम गति का वर्णन देख लेते हैं कि गति का क्या वर्णन है। क्या कहता है सुनिएगा कि कोई वस्तु किसी गति के बारे में जानने के लिए, माने किसी वस्तु के गति के बारे में जानने के लिए उस वस्तु के मूल बिंदु का जानना चाहिए। माने आपको यह जानना होगा कि वो कहां से चली, कहां है अभी, है ना। जहां वस्तु होती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। यानी अभी जहां वस्तु चली थी या जहां वस्तु अभी है, इस स्थिति को जानना हो तो सबसे पहले मूल बिंदु निकालना होगा। मूल बिंदु का मतलब हुआ कि जहां से वो चली थी, ठीक है। और किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वस्तु की दिशा, दूरी दोनों का होना जरूरी है, तब आप जान सकते हैं कि वास्तविक स्थिति में वो कहां है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई गाड़ी चली, यहां से कोई गाड़ी चली, तो वो गाड़ी का मूल बिंदु क्या हो गया? गंगसारा, नहीं हो गया। अब यहां से वो समस्तीपुर गया है कि दलसिंह सराय गया, इसके लिए आपको दो बातें जरूरी है। यानी अभी गाड़ी कहां है इसको जानने के लिए कितनी जरूरी है? दो बातें। एक तो दिशा बताना होगा कि अभी यहां से कितना है, तो 20 किलोमीटर पूरब, तब तो जानेंगे ना कि वहां है। सीधे कह देंगे पूरब है, तब पूरब कहां? बेगूसराय है, दलसिंह सराय पहुंच गया, खजूरी पहुंच गया, कहां पहुंचा हुआ है? तो सीधा बता देने से पूरब से नहीं चलेगा, यानी पहले तो आपको दिशा बतानी होगी कि फलाने जगह है। तो चलिए एक दिशा हो गया, और दूसरा उसका किलोमीटर बताना होगा, यानी एग्जैक्ट दूरी, जो अभी किस दूरी पर है। तो क्या क्या बताना होगा आपको? वस्तु की दूरी। दूरी का मतलब आप 5 किलोमीटर हैं कि 25 किलोमीटर हैं। जैसे अब अगर कोई कह दे कि यहां से हम लोग 5 किलोमीटर पूरब हैं, तो हम आशा दिमाग लगाएंगे कि वो लगभग खौजरी के आसपास में होगा, नहीं होगा। तो उसकी एक लोकेशन हमको मिल जाएगा कि 5 किलोमीटर दूरी है, यानी खौजरी में वो पहुंच गया होगा, पूरब है। तो अगर वो कह दे कि नहीं यहां से हम लोग 20 किलोमीटर उत्तर है, अभी कहां है हम लोग, तो हम एक अनुमान लगा लेंगे कि वो यहां से कितना है? समस्तीपुर की दूरी पर है, यानी समस्तीपुर में हुआ होगा। उत्तर कह रहा है तो कहां होगा वो? तो किसी वस्तु की सबसे पहले क्या जानना होगा? मूल बिंदु, यानी वो कहां से चली थी या कहां पर है, ये उसका क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। और इसकी स्थिति जानने के लिए दो चीजों का जो होना जरूरी है, एक तो दिशा और दूसरी दूरी। सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति जानने के लिए दो बात का होना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने बताया, रेखा पर कोई मूल बिंदु चुनना होगा और मूल बिंदु की दिशा और दूरी बतानी होगी। जैसे देखिए एक सरल रेखा बनाइए,
अब कोई भी मूल बिंदु लीजिए, यहां से 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ मूल बिंदु है, क्लियर? तो एक मूल बिंदु ले लीजिए, या आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कोई भी एक ले लीजिए। अब यहाँ से उसकी दिशा बताइए कि इधर ऋणात्मक में है या धनात्मक में है। अगर मान लीजिए वह बाईं ओर होगी तो क्या होगी? ऋणात्मक, और दाईं ओर होगी तो क्या होगी? धनात्मक होगी, नहीं होगी? तो समझ में आ रही बात ना? यानी कोई भी वस्तु की पूर्ण स्थिति जानने के लिए क्या जरूरी है हमको? दो बातें, एक दिशा, दूसरा दूरी, कि वह कितनी दिशा पर कितनी दूरी पर स्थित है। चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन हमें क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे दूरी और विस्थापन। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, हमको समझ में नहीं आया तो हमें अपनी भाषा में समझाते हैं आपको। अभी हम मोटरसाइकिल उठाए, क्लियर, यहां से रम दिए। अब एक रेखा बना लीजिए आप, ऐसे सीधा रेखा यहां दीजिए, यहां से हमारा मूल बिंदु है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्लियर? समझिएगा, हमारी गाड़ी यहां से चलना शुरू की, अभी 1 किलोमीटर, कहां पहुंचे? तो हमारी तय की गई दूरी भी 1 किलोमीटर हुआ, और मूल बिंदु से हम कितना दूर हैं? अभी 1 किलोमीटर, तो विस्थापन भी हमारा 1 किलोमीटर हुआ, क्लियर? अब हम यहां से चलते हुए चले गए 5 किलोमीटर, तो हमारी गाड़ी में कितना शो करेगा? क्योंकि 0 पर हम चले हैं तो कितना शो करेगा? 5 किलोमीटर। तो हम मूल बिंदु से कितना दूर हैं? तो हमारा विस्थापन भी कितना? यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे चलिए, अब यहां से हम चले गए कहां? 10 किलोमीटर, पहुंच गए मुसरी घरारी, कोई दिक्कत? तो अभी हमारी तय की गई दूरी कितना हुआ? कुल 10। हम मूल बिंदु से कितना दूर हैं? क्लियर? अब क्या होता है, अब क्या होता है कि हम अब यहां से सामान खरीदे और वापस आ गए, अब 8 किलोमीटर पर हैं। कहां पर हैं? कोई दिक्कत? तो गाड़ी में कितना शो करेगा दूरी? 8 नहीं शो करेगा, अब शो करेगा 10 और 2 12। ड्राइवर हमसे कहेगा कि अभी तक आप कितनी दूरी तय कर लिए? हेलो, कितनी दूरी तय कर लिए? 12 किलोमीटर तय कर लिए। यानी आप 10 गए हैं और 2 लौटे हैं, तय की गई दूरी आपकी 12 हुई, लेकिन मूल बिंदु से कितना दूर? 8 किलोमीटर। तब विस्थापन आपका कितना? अब समझ में आ रही बात? विस्थापन आप मूल बिंदु से जितनी दूर हैं वो उसका क्या है? विस्थापन है। और जितना आप चले, तय किए, वो उसकी आप क्या है? दूरी है। अब चलिए, आप चले आए सारंजन, 5 किलोमीटर पर आ गए, घर से फोन गया, हेलो कहाँ हैं? ए हम तो सारंजन पहुंच गए। तब बताइए हम कितनी दूरी तय किए? तो 10 गए अब 5 लौटे, कितना हुआ? 15 किलोमीटर हमारी क्या हो गई? तय की गई दूरी, तय की गई। लेकिन हम मूल बिंदु से कितना दूर? तो कितना हुआ? विस्थापन कितना? तब विस्थापन 5। अगर घर पहुंच गए वापस, तो तय की गई दूरी कितनी? 10 जानी या 10 आनी, दोनों मिला के हो गया 20 नानी, नहीं 20 दूरी, ठीक है? क्या हुआ वो? तब 20 दूरी हुआ। और इधर विस्थापन हमारा कितना हुआ? क्यों? क्यों? हमने मूल बिंदु पर चले आए, अब उसमें हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब क्या समझे? कि विस्थापन शून्य हो सकते हैं, विस्थापन शून्य, लेकिन तय की गई दूरी शून्य, ठीक है? तो तय की गई दूरी समझ गए कि किसी भी तय की गई दूरी का मतलब किसी मूल बिंदु से हम कितनी दूर गए हैं और आए, ये कुल योग कहलाएगा तय की गई दूरी। किसी मूल बिंदु से हम कितना गए और कितना लौटे, ये दोनों का योग कहलाएगा दूरी। अब आपके दिमाग में आता होगा, ए सर आप एक बात नहीं बताए, अगर हम लौटे नहीं तब? तो लौटे नहीं तो 0 लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए यहां से समस्तीपुर आप गए हैं, क्लियर?
तब 20 किलोमीटर गए और वहां से लौटे अभी नहीं है, तो लौटने की दूरी कितना हुआ? 0। तो दोनों मिला के तय की गई दूरी कितना? तो 20 किलोमीटर। क्लियर? तब विस्थापन आपका 20 रहेगा तब, क्योंकि लौटने पर 0 है तो। लेकिन अगर लौट गए, अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर भी 5 किलोमीटर भी, तो जो जाने और आने वाला को जोड़ दीजिए तो तय की गई दूरी निकल गई। जाने और आने वाला को जोड़ दीजिए तो। लेकिन अगर आप मूल बिंदु पर पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे, तो जो मूल बिंदु से दूरी है वो उसका क्या है? विस्थापन है। तब मूल बिंदु क्या हो गया आपका? विस्थापन। विस्थापन शून्य भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। क्लियर? तो यही हमें समझना था, दूरी और विस्थापन। कोई दिक्कत? तो आप अपनी भाषा में समझ गए। अब सरल रेखा पर विस्थापन भी हम समझा दिए आपको। अब वृत्तीय रेखा पर भी कभी कभी विस्थापन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर वृत्तीय रेखा पर विस्थापन का क्या मतलब, समझिएगा, एक वृत्तीय पथ है गोल वाला, ये क्या हमारा? गोल वाला वृत्तीय पथ। ठीक है? अब यहां से कोई मूल बिंदु है, यहां से आप चलना शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। समझिएगा थोड़ा सा। अब मूल बिंदु यहां 0 है, आप यहां से आए कितना? तय की गई दूरी, विस्थापन, यहां आए तो विस्थापन, यहां आए तो अब विस्थापन, यहां आ गए तो अब विस्थापन 6, यहां आ गए तो विस्थापन ना रे 5 है। अब 1 2 3 4 दौड़ किधर में भाग नहीं जाएंगे, तो 5 दूरी ना बचल है, क्योंकि हमको मूल बिंदु पर जाने के लिए कितना अब चाहिए? 5 जाना है। समझ रहे ना? हमको अब उधर से जाने की जरूरत क्या है? क्या अगर मान लीजिए हमको अगर यहाँ पहुंचना हो, अब मान लीजिए बाराती हम गए थे यहाँ, नहीं हमको घर भैया को देखा हुआ नहीं था, ये चुट्टा ले आया घुमा के है गाड़ी हमरा, अगर हमको रिटर्न होना है तो इधर मायने चल जाएंगे रे कि उधर में घूम के जाएंगे? क्या एगो हमको बाराती ले गया था मालूम है ना, एक आदमी दिन में तिलक गए, एक आदमी के यहाँ, अब उसमें घर भैया भी था, ऐसा नहीं था, लड़की का बापो था और उसका खुद घर देखा हुआ नहीं था। वो अब लेते 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 हम लोग जिस जीप में थे, जीप से गए थे, बहुत दिन पहले की बात बता रहे हैं, जीप में थे, उस जीप को लेते लेते ना एगो चौर में ले गया, ऐसा चौर में ले गया जिसमें एक परिया रास्ता था, समझिए तो माने माने उसमें आप गाड़ी नहीं घुमा सकते थे, दोनों तरफ से ऊंचा ऊंचा टीला, मतलब ढेर सड़क पर, अब बीच में एकदम रास्ता था, एक मतलब एक गाड़ी का, उसमें आप जीप भी नहीं घुमा सकते थे। आगे जाने के बाद रास्ता भी खत्म। अब लो अब क्या करें? तब हम लोग क्या किए, मतलब जो था उसमें कुछ लोग, फिर क्या किया, वहीं पर लोग खेत में काम कर रहे थे, उससे 2 कुदाल लिया आ उसको मिट्टी को काट के, ठीक है ना, आ खेत में रास्ता बनाया, आ खेत में से जीप को घुमाया, तब वापस हम लोग आए। ठीक है ना? तब वही कर दिया यहाँ पर, वो क्या किया, वो रास्ता लाया ऐसे, तो 7 हुआ, तो तय की गई दूरी कितना हमारा, लेकिन विस्थापन अब कितना? 5। फिर ऐसे करके हम जा रहे हैं, यहाँ आए, तय की गई दूरी 8, विस्थापन कितना? अब तय की गई दूरी यहाँ आ गए तो 9, विस्थापन या 10, तो विस्थापन कितना? 2, यानी मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो उसका विस्थापन होगा। तब विस्थापन आपको दिमाग लगाना कैसे, समझ गए कि हमको वृत्तीय पथ पर कैसे जानेंगे, सरल रेखा पर कैसे जानेंगे। क्लियर? सरल रेखा पर तो बताए ना ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर थे तो विस्थापन 10 था, लेकिन 9 पर आ गए तो विस्थापन हुआ 9, वापस लौट के आ गए 5 पर, तो विस्थापन अब कितनी हो गई हमारी? 5 आ गए, अगर 6 पर तो विस्थापन हो गया हमारा 4, नहीं आ गया? तो इसके हिसाब से चलेंगे कि हम मूल बिंदु से कितनी दूरी हैं, याद रखिएगा, मूल बिंदु से कितनी दूरी, वो क्या कहलाएगा हमारा? विस्थापन। मूल बिंदु से कितनी दूरी? अब विस्थापन शून्य हो सकती है। पूछे आपसे कि बताइए विस्थापन शून्य हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, काहे नहीं, जहां को गए थे वहां को पहुंच गए तो विस्थापन क्या होगा हमारा? ठीक है, लेकिन तय ये शून्य। चलिए आगे चलते हैं, हमें पढ़ना है सदिश और अदिश राशि। अगर आपसे कोई पूछे भाई अदिश किसे कहते हैं और सदिश किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? देखिए बहुत सिंपल बात है, अदिश और सदिश
अ माने नहीं, दिस माने दिशा। जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं हो, अ माने नहीं, दिस माने जिसमें दिशा का ज्ञान न हो, केवल परिणाम हो, तो उसको कहते हैं अदिश। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। उसमें हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान, अगर 2 केजी आपको लेना है कोई वस्तु, तो आप पूरब दिशा से लीजिएगा, पश्चिम दिशा से लीजिएगा, कि 2 किलो लेना है, सीधा लेके चल देना है, क्या है कि नहीं। अब हमको मुर्गा बनाना है तो 2 किलो पूरब पश्चिम खोजेंगे, कि सीधा 2 किलो लेके उसको क्या। देखिए सादिया के मुंह में पानी आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं वो मुंह का जीवार को समेट रही है। चलिए बहुत अच्छा है, ऐसे भी खाने में ही चटोर है, हमको मालूम पड़ा है, ठीक है ना। खाना बनता है सबसे पहले यही खाती है। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा आयतन। अगर किसी का आयतन निकालना हो, किसी का आयतन निकालना हो, तो उसमें हमें किसकी जरूरत है, परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की कोई जरूरत। तो समझ गए ना कि अदिश किसे कहते हैं, जिसमें दिशा की जरूरत। और सदिश माने 100 माने होता है हाँ, यानी रहना चाहिए, और दिशा माने जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा भी चाहिए, परिणाम के साथ साथ, उसे हम लोग क्या जरूरत कहते हैं, हम लोग सदिश राशि। जैसे विस्थापन, अभी आपने क्या देखा, विस्थापन दिशा जरूरी है। जैसे अभी आप सरल रेखा पर चल रहे थे, मान लीजिए अगर मूल बिंदु से आप अगर बाईं तरफ गए हैं, नहीं तो बाईं तरफ गए हैं तो दिशा अगर बाईं है तो ऋणात्मक, दाएं जाएंगे तो धनात्मक, नहीं तो ये धनात्मक ऋणात्मक भी जानने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका दिशा जरूरी है। तो विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, ये सब क्या हमारा सदिश राशि। अब आपके ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बोलेगा विस्थापन क्या है, सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या बताएंगे आप लोग, ठीक है। जैसे उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया गति में है विराम में है, क्या बताएंगे आप लोग, गति में है, क्लियर। जैसे अगर आपसे पूछे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली किस प्रकार की गति है, क्या बोलेंगे, ठीक है ना, यानी रैखिक गति, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक गति। कोई दिक्कत, तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। पूछेगा क्या विस्थापन शून्य हो सकते हैं, क्या बोलेंगे, हाँ हो सकते हैं, क्लियर। तो अदिश समझ गए, सदिश समझ गए कि सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि। तो अदिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, और सदिश जिसमें दिशा हो। तो आशा करते हैं इतना तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सदिश का ज्यामितीय निरूपण। समझिए क्या कहता है, किसी सदिश राशि को निरूपण करने के लिए खींचे गए तीर को सदिश कहा जाता है। अगर आप तीर खींचते हैं तो ये क्या कहलाता है, सदिश, क्लियर। अब इस तीर में आप दोनों तरफ तीर लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, क्लियर। यानी ज्यामितीय निरूपण के लिए ये ग्राफ जो हम लोग पढ़े थे गणित में वो जरूरी है। यानी इसको कहते हैं हम लोग कौन रेखा, क्षैतिज और उदग्र नहीं कहते हैं। ये जो परी रेखा है उसको क्षैतिज, और खड़ी रेखा है उसको क्या कहते हैं, उदग्र। यानी नाम के हिसाब से चलेंगे तो हमारा होता है भुज, और ये कोटि। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। सदिश की लंबाई सदिश राशि के परिणाम को बताती है, लंबा कितना है वो उसका परिणाम है, और जो क्षैतिज रेखा है वो उसकी दिशा को बतलाता है। अगर देखिए क्योंकि हम लोग खड़ा जितना करेंगे ना लंबा, वो उसका क्या है, परिणाम, और ये परी रेखा जो है उसकी क्या है, दिशा को संकेत करती है। किसी कागज पर सदिश के निरूपण के लिए ऊपर की ओर जो होती है ये उत्तर होती है, और दाहिनी ओर क्या होती है, पूरब होती है। यानी पूरब पश्चिम का अगर जानकारी लेना हो, पूरब पश्चिम का जानकारी लेना हो तो हमेशा ऊपर में क्या रहता है, ऊपर में उत्तर। अब पूरब वाला भाग जो होता है क्या कहलाता है, इसका दाहिनी वाला पूरब, दाहिनी वाली भाग पूरब, बाई वाला भाग हो गया पश्चिम, तो नीचे वाला हो गया अपने आप दक्षिण। यानी किसी भी ज्यामितीय निरूपण के लिए, किसी भी निरूपण के लिए क्या जरूरी है, सरल रेखा जरूरी है। तो कौन कौन, तो एक भुज और एक कोटि, यानी उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा। उदग्र का जो शीर्ष होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, उदग्र का शीर्ष ऊपर, ऊपर क्या कहलाएगा, उत्तर दिशा, नीचे वाला दक्षिण, अब दाई वाला पूरब, बाई वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सदिश का ज्यामितीय निरूपण करते हैं कि किस तरह से किस दिशा का संकेत करते हैं, ठीक है ना। जो खड़ी रेखा होता है परिणाम, और क्षैतिज रेखा होता है वो दिशा का निरूपण करती है, क्लियर। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है,
तो इसीलिए हम लोग आज इतनी ही पढ़ेंगे, फिर कल देखेंगे, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो से अगर कुछ सीखे होंगे तो समझ रहे हैं क्या करना है। बहुत अच्छा।